हाँ जी बच्चों, हमने लीज शुरू किया था। लीज में कल हमने ये सारे पॉइंट कर लिए थे, ये रहता था कुछ। लीज पेमेंट समझ आ गई क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट समझ आ गई। एंट्रियां कैसे पास करनी है ये बात भी समझ आ गई है। और उसके बाद फिक्स टैक्स में क्या क्या आना है, वो नॉन करंट और करंट पोर्शन अलग अलग करना पड़ेगा। अच्छा जी। अब बच्चों जरा ये देखें, इसमें कुछ 1 2 3 4 5 6 7 रिक्वायरमेंट, सबकी हमने बारी बारी प्रैक्टिस करनी है। An asset with a cash value of 2 lakh is leased over a period of 4 years। चलो मैं देख लूँ, यही सवाल है। अच्छा रिवर, अब बेटे सवाल देखते हैं। An asset with a cash value of 2 lakh is leased over a period of 4 years. The asset is depreciated over 4 years to a nil residual value। ठीक हो गया जी। एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 71,475 आर पेबल इन अरियर्स। अरियर्स का मतलब होता है एंड। अरियर्स का मतलब क्या होता है? एंड। द डिस्काउंट रेट इज 16% पर एनम। द लीज कमेंस्ड ऑन 1 मार्च 2005। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेबल ऑन 28 फरवरी 2006 एंड द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द लीज एंड्स ऑन 31 दिसंबर। अच्छा जी बच्चों, लेसी, लीज नहीं है बेसिकली लेसी है। करना क्या है? एंट्रियां पास करनी है। ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2005। ठीक हो गया नहीं? अब बच्चों जरा देखते हैं, आपने एसेट बाय किया, आप कौन है? लेसी है, क्योंकि लेसी की बात हो रही है। तो एसेट बाय किया, क्या एंट्री पास करेंगे? हमेशा याद रखिएगा, एंट्री पास करने से पहले आपने 2 3 वर्किंग करनी है। सबसे पहले वर्किंग आपने कौन सी करनी है? जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट यही पड़ी थी, सबसे पहले क्या निकालना है? हमेशा लीज पेमेंट। अगली फिर उसके बाद क्या करना है? जो प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट आएगी उसकी बेस पे एंट्री पास होनी है पहली। तो बच्चों पहले तो लीज पेमेंट निकालें, कितनी बनती है? लीज पेमेंट निकालें, प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट निकालें, जल्दी करें।
हाँ भाई 20 पेमेंट निकल क्या नहीं किया लीज पेमेंट। लीज पेमेंट कैसे निकलेगी बच्चों? एक्चुअल में जो पैसे दिए हैं 71475, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 4 के साथ। आंसर आ जाएगा, क्या आएगा? 259000। ये है लीज पेमेंट, इसमें सूद शामिल है। प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट में से सूद निकल आएगा। अब वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि बच्चों इंस्टॉलमेंट सेम है तो एनडी का फॉर्म लगेगा। क्या कोई एक वैल्यू एडवांस में है? नहीं है। कल वाले सवाल में एडवांस में थी, अलहदा कर दी थी। यहाँ पे कोई भी एडवांस में नहीं है बच्चों। तो 71475 1 माइनस 1.16 पावर -4, 16 के थ्रू आया, पता लग गया? ये -4 की हुआ, ये भी बात समझ लगी? क्या आ जाएगा? 2 लाख। ये वैल्यू से मैच कर रही है, कल भी मैच कर रही थी, ये भी आज भी मैच कर रही है। लेकिन बहरहाल हम हमेशा ही कैलकुलेशन किया करेंगे वेरीफाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि सम टाइम वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। अभी तो नहीं हो रही, आसान आसान सवाल है, लेकिन एक जमाना आएगा जब भी वैल्यूज मैच नहीं करें। तो हमने आज से असूल बनाना है कि हमेशा प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट की कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगी उस पर एंट्री पास हो। असूल समझ आ गया? अच्छा, तो बच्चों क्या हम करेंगे जी? राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। कितने से? 2 लाख से। कर ले शाबाश, एंट्री कर ले, एंट्री कर ले। एंट्री के साथ साथ करते गए। कर ली एंट्री? बोलो तो सही। अच्छा, अब बच्चों पहले दिन कोई पैसे नहीं दिए, ऐसी है मतलब सादा अल्फाज में ऐसे उठा के घर ले आए, 1 रुपया भी नहीं दिया। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन क्योंकि आई के आपने सवाल बनाया तो होता होगा। ठीक हो गया? तो हमने सिर्फ क्या किया होगा? शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा करवाई, एक स्टाम्प पेपर लिखवा के जमा करवा दिया होगा, 2 गवाहियां बीच में शामिल कर दी होंगी, साइन करके उसको डॉक्यूमेंट दे दी कि भाईजान तो टेंशन ना है, तेरी दुकान है ते नाल ही मेरा कार है, तो मशीन चुक के इत्थे लैके आन लगे बस। तो कहेगा ठीक है यार, तुम तो साढ़े हमसे आए हो, 1 रुपया भी ना दो, मशीन ले लो। जिनको के ऊपर कोई मसला मसाला कोई एतबार नहीं है तो चलो बंदा उनके साथ कोई एडवांस में कुछ पैसे पूसे पकड़ लेता है। लेकिन तुम तो साढ़े हमसे आए हो यार, तुम मेरी मशीन छड़ के ते कार बार छड़ के तो नहीं ना जाओगे कि मशीन के पीछे तुम मतलब सारा कार बेच के चले गए। ठीक है जी, बराबर। तो बच्चों वैल्यू कितनी फाइनल होगी? 2 लाख। राइट ऑफ यूज एज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, और यकम तारीख को कोई पैसे नहीं दिए। साल पूरा गुजर गया। साल गुजरा होगा तो सबसे पहला काम क्या करना हमने?
अब याद रखना बच्चों, ये जिस दिन आपने मशीन ली है ना, वो 1 जनवरी नहीं थी, 1 मार्च थी। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आने लगा है कि लीज का साल किसी और दिन में खत्म हो रहा है और अकाउंटिंग का साल किसी और दिन पे खत्म हो रहा है। हमारा अकाउंटिंग का साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च। लेकिन लीज वाला साल ये 31 दिसंबर को खत्म नहीं हो। तो ये स्यापा पड़ने लगा, जो कल वाले सवाल में नहीं था। अब मुझे बताओ, आपने डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को चार्ज करनी है या अगले साल की 28 फरवरी को चार्ज करनी है? 31 दिसंबर को। तो क्या साल पूरा हुआ यूज करते हुए? साल पूरा नहीं हुआ। तो डेप्रिसिएशन 12 महीनों की नहीं आनी। कितने महीनों की आनी? 10 महीनों की आनी। तो बच्चों 2 लाख को डिवाइड करेंगे किस पे? 4 पे। फिर क्या करेंगे? कब करेंगे? ये जैसे लीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि उस नहीं, ये कम मार्च को, क्योंकि उसी दिन वो ऐसे उठा के ले गए ना। जनवरी में तो था ही नहीं आपके पास में। ठीक है ना? हॉस्टल का किराया उस वक्त देंगे जब हॉस्टल मिला था, या 1 जनवरी को देंगे? ठीक है ना, वही पॉइंट है कि लीज को भी आपने ऐसे ही याद रखना है। डिप्रेशन कितनी आ जाएगी बच्चों? 4166 क्या एंट्री पास करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, अब जरा तसल्ली से सोचिएगा, क्या बच्चों कुछ वक्त गुजर गया है क्या नहीं गुजरा? हमने अकाउंटिंग के हिसाब से बैलेंस शीट बनानी है 31 दिसंबर की रात को। बैलेंस शीट बनानी है और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस में एक चीज तो चली गई, कौन सी? डेप्रिसिएशन। लेकिन बच्चों 10 महीने गुजर चुके हैं। 10 महीने गुजरने के बाद आपका लोन अभी भी 2 लाख का ही होगा। इजाफा हो जाएगा कि कमी हो जाएगी? इजाफा हो जाएगा। लेकिन क्या कोई पैसे दिए? पैसे कब देने हैं? पैसे तो अगले साल 28 फरवरी को देने हैं। 31 दिसंबर वाले दिन तक 1 रुपया भी नहीं दिया आपने। लेकिन 1 मिनट के लिए सोचो, क्या 10 महीने गुजरे, टाइम गुजर गया, कोई सूद पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? सूद पूरे साल का पड़ना चाहिए, 10 महीने का पड़ना चाहिए जो गुजर चुका है। तो बच्चों टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ताकि सूद की कैलकुलेशन समझ आ जाए। लेकिन टेबल किस डेट से बनाएंगे? या 1 मार्च से। और टेबल पे अगली डेट जो लिखेंगे 31 दिसंबर की लिखेंगे? नहीं, टेबल के ऊपर डेट लीज के हिसाब से होगी, अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से नहीं होगी। मतलब डेट शुरू होगी 1 मार्च 2005, फिर अगले साल आएगा 28 फरवरी 2006, फिर 28 फरवरी 2007, फिर 28 फरवरी 2008, फिर 28 फरवरी 2000। समझ आ रही बात? टेबल पे डेट अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से नहीं होनी, लीज के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होनी। चलो जरा टेबल बनाए। सही भी बन सकता है, गलत भी बन सकता है। मैं कहता हूँ एक दफा आप ट्राई करें, ताकि अगर कोई गलती हो तो उसमें कुछ सीखने का मौका मिले। मैं तो बना ही सकता हूँ, लेकिन एक दफा आप भी बना लें। हम्म, ये देख रहे जरा टेबल, ये बनाया। आपकी ओपनिंग वैल्यू क्या है बच्चों? 2 लाख। साल बाद 28 फरवरी 2006 को आपने पैसे देने हैं, 71,475। अब सूद कैलकुलेट करना है बच्चों। उसका सीधा तरीका क्या है? 2 लाख के ऊपर 16% लगा लो। कितना आएगा? 32,000। क्योंकि अगले साल 28 फरवरी तक आपने 1 रुपया भी नहीं दिया, तो पूरे साल का सूद बढ़ जाएगा 32,000। 71,000 आपने पैसे दिए, उसमें से 32 माइनस कर दे सूद में। बाकी जो बचेगा वो आपके लोन में से माइनस हो जाएगा। 39,475 माइनस हो जाएगा बच्चों। तो 2 लाख में से इसको जब माइनस करेंगे तो रिमेनिंग फिगर क्या आ जाएगी? 160,525। यहाँ तक की बात समझ लगी? फिर अगले साल बच्चों 28 फरवरी 2007 को फिर पैसे दिए, 71,475।
तो 1,60,000 के ऊपर 16% रेट लगेगा, सही है। तो ये सूद आ जाएगा 25,684, माइनस करेंगे बच्चों तो 45791 आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो लोन में से माइनस होगी। 1,60 में से बच्चों इसको माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 114,734। फिर अगले साल आपने फिर 8 में पैसे देने हैं 71,475, इसके ऊपर रेट लगेगा 16%। तो कितना सूद आ जाएगा बच्चों? 18,357, माइनस करेंगे 53,117 माइनस होगा लोन में से, ऐसे ही है। तो लोन में से बच्चों ये माइनस होगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 61,616। फिर अगले साल इस पे रेट लगेगा, वैल्यू प्रिंसिपल निकलेगी, माइनस कर देंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ लगी? यहाँ पे किसी को इतराज है तो बता रहे। ठीक हो गया जी। अब मैंने बच्चों को बताया था पहले कॉलम का टोटल किसके बराबर होगा? लीज पेमेंट के। लीज पेमेंट में से दो चीजें निकलनी है, कौन सी? इंटरेस्ट निकलना है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। ठीक है, लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के दरमियान जो फर्क है वो सूद ही है। तो 2,85,9 में से 85,900 सूद है, बाकी 2 लाख क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है, ओरिजिनल लोन जो आपने लिया है। याद तक की बात लगी? अब बच्चों ये टेबल का अकाउंटिंग ईयर से कोई लेना देना नहीं है, इसका लीज के कॉन्ट्रैक्ट की डेट से लेना देना है। अब हमने इसको अपनी अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से ढालना है। मतलब हम 28 फरवरी 2006 पे नहीं खड़े, हम 31 दिसंबर 2005 पे खड़े हैं। तो क्या बच्चों फिर 31 दिसंबर 2005 वाले दिन इतना सूद बनता है जो लिखा हुआ है? नहीं, ये सूद तो 12 महीने का है, जबकि हमारे कितने महीने गुजरे? 10। तो हमारे 10 महीने का सूद आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस। तो फिर क्या करेंगे? इस 32,000 को 10/12 कर लेंगे। हाँ जी। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? तो बच्चों ये एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। अब याद रखना बच्चों, इंटरेस्ट क्या ये 31 दिसंबर की रात को जो इंटरेस्ट बनता है 26,667, क्या वो पे कर दिया है? नहीं, वो तो 28 फरवरी को पे करना है। तो फिर हम बच्चों पेबल के तौर पर रिकॉर्ड करें, करंट लाइबिलिटी। बच्चों 2005 में 3 एंट्रियां समझ आ गई। पहली एंट्री एसेट अक्वायर करने की, दूसरी एंट्री डेप्रिसिएशन की, तीसरी एंट्री वो जो 10 महीने का सूद बनता है। हाँ कर ले, लेकिन वो करंट पोर्शन में रहेगी। ये 3 एंट्री समझ आ गई थी। अच्छा जी बच्चों, अब अगला पॉइंट, 2006 में अगर एंट्रियां करनी है, कब एंट्री करनी है? 2006 में। तो बच्चों 2006 में एंट्री करने के लिए वन सेकेंड टेबल देखेंगे। 2006 में बच्चों पहली एंट्री, अच्छा पहले 2005 की पहले बात का मुकम्मल कर चुके। अच्छा 2005 में बच्चों दो चीजें चली गई प्रॉफिट लॉस में, कौन कौन सी? डेप्रिसिएशन चली गई और इंटरेस्ट चला गया 10 महीनों का। लेकिन बैलेंस शीट में भी तो कुछ जाना है। बैलेंस शीट में ऐसे जाएगा 2 लाख रुपए से, ऐसी है। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी, कैरिंग वैल्यू निकल आएगी, निकल आई। लीज लाइबिलिटी कितनी जानी?
मैंने तो टोटल लाइबिलिटी बताया ना, 31 दिसंबर 2005 वाली रात को टोटल लाइबिलिटी थी कितनी? ये 2 लाख थी, ऐसे ही है, प्लस सूद था। ये 2 लाख भी था और सूद भी था। ठीक हो गया। अच्छा, इस 2 लाख के दो टोटे होंगे बच्चों। ये वाला हिस्सा अगले 12 महीनों में पे हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा अगले 12 महीनों के बाद पे होगा। तो वो करंट पोर्शन और बन गया, और वो नॉन करंट पोर्शन बन गया। यहाँ तक की बात समझ गई बच्चों? तो यहाँ पे बेसिकली लाइबिलिटीज में तीन चीजें आ जाएगी। एक नॉन करंट लाइबिलिटी 1,60,525, फिर करंट पोर्शन 39,475, और सूद तो ये कम माह से लेकर 31 दिसंबर तक बनता है 26,667। ये तीनों लाइबिलिटीज में शो करेंगे। अब आपकी मर्जी है, आप कहते हैं सर इसको अगर इसके अंदर ही जमा करके लिख दें, सौ बिस्मिल्लाह, ये भी करंट लाइबिलिटी, ये भी करंट लाइबिलिटी कर दें, प्रेजेंटेशन का कोई टेंशन नहीं है। जी, ये किया ही नहीं अभी। नहीं नहीं, 5 पे खड़े हम। यहाँ तक की बात समझ लगी थी। अभी बच्चों अगला साल शुरू हुआ। ओके, अगला साल शुरू हुआ तो जनवरी का महीना गुजर गया और फरवरी का महीना गुजर गया। फरवरी के महीने के एंड पे क्या हुआ? 28 फरवरी वाले दिन पेमेंट दी हमने। कितनी पेमेंट की? 71,475। कितने से कैश क्रेडिट हो गया? डेबिट क्या क्या हुआ? लीज लाइबिलिटी कितने से खत्म होगी बच्चों? लेकिन एंट्री तो टैली नहीं हो रही। इंटरेस्ट पेबल भी डेबिट होगा। कितना? 32,000? 32,000 नहीं है, 26,667 है। एंट्री अभी भी टैली नहीं हो रही। हाँ, जनवरी और फरवरी के महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आएगा। नहीं समझ रहे? ठीक है, तो बच्चों अब एंट्री क्या करेंगे? कैश आपका क्रेडिट होगा कितने से? 71,475 से। इंटरेस्ट पेबल जो पिछले साल के एंड पे बैलेंस शीट में लिखा हुआ था, वो डेबिट होगा 26,667। और वो इंटरेस्ट जो 2 महीनों का बनता है वो पेबल तो नहीं था, एक्सपेंस तो था। अब तक एक्सपेंस बन चुका होगा क्योंकि फरवरी का महीना गुजर चुका है। 5,333। और करंट पोर्शन जो लीज लाइबिलिटी का था 39,475। ये एंट्री सबको समझ आ गई? नहीं समझ आई? कैश निकल गया, लीज लाइबिलिटी खत्म कर दी, करंट पोर्शन वाली। इंटरेस्ट पेबल जो था वो खत्म कर दिया, और बाकी 2 महीनों का इंटरेस्ट जो पेबल तो नहीं बनाया था हमने, लेकिन एक्सपेंस बन चुका है, तो अभी हम रिकॉर्ड करेंगे। 28 फरवरी को इसके अलावा कोई एंट्री नहीं हुई। फिर हम पहुंचे 31 दिसंबर में। अब सवाल मेरा ये है, क्या इस साल वंस अगेन 10 महीनों की डेप्रिसिएशन आएगी? नहीं, अब तो पूरे 12 महीने यूज हुए। अब तो पूरे 12 महीनों की डेप्रिसिएशन आएगी। तो क्या करेंगे बच्चों? 2 लाख को 4 पे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ तक की बात में लगी? अच्छा, डेप्रिसिएशन वाली एंट्री क्लियर होगी बच्चों? अब वंस अगेन 31 दिसंबर 2006 वाली रात को बैठे हैं, तो क्या बच्चों आपके ऊपर सूद 25,684 पड़ जाएगा? ये 25,684 का सूद तो बनता 28 फरवरी वाले दिन। हम तो 31 दिसंबर पे खड़े हैं। क्या करेंगे फिर इसका? 10 महीने का 25,684
का 10/12 करेंगे। 2140। ये 3 एंट्री समझ आ गई बच्चों? नहीं समझ आई? अच्छा, अब मुझे बताएं, आपने बनाना 2006 का प्रॉफिट लॉस। 2006 का प्रॉफिट लॉस में डेप्रिसिएशन कितनी जानी है? 50,000, 12 महीनों। 2006 के प्रॉफिट लॉस में सूद कितने महीनों का जाना है? कि 10 महीनों का? 12 महीनों का। तो वैल्यू कौन सी जानी है? 26,700। कैसे? ये वाली? नहीं बच्चों, याद रखना, हमारा अकाउंटिंग का पहले देखना है। हमारा अकाउंटिंग का जनवरी से दिसंबर है, तो जनवरी और फरवरी का खर्चा इसके अंदर है, और मार्च से लेकर दिसंबर का खर्चा इसके अंदर है। तो 2 महीने ऊपर वाली वैल्यू में से और 10 महीने नीचे वाली वैल्यू में से लेंगे। ये कॉम्प्लिकेशन आती है जब आपका लीज का साल और अकाउंटिंग का साल मैच नहीं करते। अगर लीज का साल अकाउंटिंग का साल मैच कर ले, फिर तो सीधी सीधी सारी स्टोरी है जो कल हमने पढ़ी थी। नहीं समझ आई? ठीक है, तो बच्चों प्रॉफिट लॉस में हम 2006 में क्या लिखेंगे? ये डेप्रिसिएशन तो सीधी सीधी आ रहेगी, इसमें तो कोई मसला नहीं है। मसला आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस में। तो हम लिखेंगे यदि मार्च से लेकर दिसंबर तक का नई वाली वैल्यू का हिस्सा, और जनवरी और फरवरी का पुरानी 32,000 वाली वैल्यू का हिस्सा, इन दोनों को इकट्ठा करके 26,736 लिखेंगे। नहीं बल्ले प्यार है। ठीक हो गई? अब बनानी है बच्चों बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बना लेंगे। 2 लाख माइनस, बैलेंस शीट में बच्चों क्या क्या लिखेंगे? यहाँ पे तो 2 लाख ही आना है। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 91,667, ये बात समझ लगी कहाँ से आया? लीज लाइबिलिटी में। अब बच्चों जरा ध्यान से, 2006 के एंड पे खड़े हैं, तो हमारी टोटल लाइबिलिटी ये है 160,525। उसका करंट पोर्शन ये है, और नॉन करंट पोर्शन ये है 45,791। वो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, 45,791 ऐसी है। और नॉन करंट पोर्शन 114,734। और यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल भी आ रहेगा कितना? जो 25,684 का 10/12 की है कैसे? 21, चेक करो चेक करो। हाँ तो क्यों? ओ, समझा। लाइबिलिटी एक कमा से लेके 31 दिसंबर तक की आनी है ना? आ गया?
अच्छा बच्चों, अब आपका जो सवाल है जो आपने करना है वो ये है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट बनाने 31 दिसंबर 2008 के, सात वाला साल भी चलेगा। और फिर एसओसी के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं 2008 के, और 2007 वाला साल भी साथ में चलेगा। आपके पास ये टेबल है जिसकी बेस पे आपने एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। एंट्रियां नहीं मैं आपसे पूछ रहा, क्या पूछ रहा हूँ? 2007-8 के बनाने हैं। प्रॉफिट लॉस भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। बहुत ध्यान से बनानी है, गड़बड़ ना हो जाए। बैलेंस शीट और एक्सट्रैक्ट। ये जरा देखें बच्चों, पहले तो प्रॉफिट लॉस आसानी है। डेप्रिसिएशन 50-50 ही आनी है, ऐसी है। आवाज ही नहीं निकल रही। इंटरेस्ट एक्सपेंस की वैल्यू चेक कर लें बच्चों। इसमें से आपका है पिछले साल का 2/12 और इस साल का 10/12, उन दोनों को इकट्ठा करके लिखें। हाँ जी, तो मेरी आएगी बात। बैलेंस शीट 2 लाख, 2 लाख, 1,41,667, 1,91,667, ठीक है कह रही। और लीज लाइबिलिटी में दोनों साथ में 61,616 नॉन करंट और 53,117 करंट। और नीचे सूद आ रहेगा 15,298। 2008 में नॉन करंट पोर्शन कोई नहीं है, जितना भी है अगले साल में खत्म हो जाएगा। 61,616 की करंट लाइबिलिटी है लीज की, और बाकी 8,216 इंटरेस्ट पेबल। समझ आई?
आगे चले जी। ये सवाल कौन सा था? अच्छा, रिट्रीटमेंट ऑफ लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। हम करते तो हैं लेकिन पढ़ा नहीं है, थ्योरी नहीं पढ़ी, अब पढ़ लेते हैं। एट द कमेंसमेंट डेट ए लेसी शैल रिकॉग्नाइज द राइट टू यूज एसेट एंड ए लीज लाइबिलिटी। पहली एंट्री, राइट टू यूज एसेट डेबिट कर देते हैं और लीज लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देते हैं। यही एंट्री करते हैं ना सबसे पहली। और ये एंट्री होती है कमेंसमेंट डेट पे। कौन सी डेट पे? अच्छा, अब ये कमेंसमेंट डेट क्या है जी? मीन्स द डेट लेसर मेक्स एसेट अवेलेबल फॉर यूज टू दी लेसी। अब बच्चों समटाइम ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका हो यकम फरवरी को, कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हो? यकम फरवरी को, और आपको एसेट मिले यकम अप्रैल को, तो कमेंसमेंट डेट कौन सी होगी? यकम अप्रैल। कमेंसमेंट डेट समझ आ गई सबको कि कॉन्ट्रैक्ट किसी और दिन साइन हुआ है और एसेट आपको मिला 2 महीने बाद जाके। तो जिस दिन आपको एसेट मिला है ना, उस डेट को कमेंसमेंट डेट कहते हैं। और जरूरी नहीं है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो उसी दिन मिल जाए। अभी तक तो हम यही पढ़ रहे हैं ना कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो उसी दिन एसेट मिल गया। लेकिन समटाइम आई क्या करेगा, इसमें फर्क क्रिएट करेगा। उस वक्त आप कंफ्यूज होंगे, यार केड़ी डेट से एंट्री पास करनी। समझ लगी बात? तो याद रखिएगा कि जिस दिन आपको एसेट रिसीव हुआ है वो बेसिकली उस दिन एसेट डेबिट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कोई मसला नहीं, कल को कैंसिल भी तो हो सकता है। डेफिनेटली जब एसेट है। देखिए एक चीज आपके पास आई नहीं है तो आपके सर पे कर्जा भी नहीं है, लेकिन एसेट किसने देना है? जिसने हमसे सूद लेना है। सूद भी तो उसी ने लेना है ना। एसेट वो दे ही नहीं रहा और सूद वो मांग रहा है। सूद मांगने के लिए मत्थे लगेगा तो हम उसे क्या कहेंगे? एसेट कितने है? तो जब तुमने मुझे एसेट ही नहीं दिया तो मेरे सर पे कर्जा ही कोई नहीं। तो जब मेरे सर पे कर्जा ही कोई नहीं तो मैं सूद किस चीज का दूं? कौन समझ आ गया? तो सूद मांगने के लिए आपके मत्थे तो लगना पड़ेगा उसे। तो पहला सवाल तो आपका होगा कि नहीं। तो बोलो तो सही। वो कॉन्ट्रैक्ट करके भाग गया, ऐसा तो हम देता कोई नहीं। तो साल बाद मुंह चुक के आ गया, भाईजान इंटरेस्ट कटो। तो उसने कहा हाँ यार इंटरेस्ट से तेरा बंद है, इंटरेस्ट फड़ ले, ऐसा लब्बा ऐसी बात चो आके। तो ऐसा होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करेंगे जी एसेट को? द एंट्री एंटिटी एंटिटी शैल इनिशियली भी एंट्री शैल इनिशियली भी मेजर्ड एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। ठीक है जी। ये जो एंट्री हम पास करते हैं एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट किस पे करेंगे? लीज पेमेंट में नहीं करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट में करेंगे। लीज पेमेंट में तो सूद है। समझ लगी बात? लीज पेमेंट मींस ऑल द रेलेवेंट पेमेंट पेएबल बाय लेसी अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट। लीज पेमेंट बेसिकली क्या है? वो पेमेंट जिसमें सूद भी शामिल होता है। assumption सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट। अच्छा ये शुरू शुरू में आपने प्रेजेंट वैल्यू पे एंट्री पास कर ली, 2 लाख पे एंट्री पास कर ली आपने। बनता था 2,85,900, लेकिन एंट्री किस पे पास की आपने? 2 लाख पे एंट्री पास कर ली। बाद में क्या करेंगे? अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल क्या करेंगे? आफ्टर द कमेंसमेंट डेट ए लेसी शैल मेजर द राइट टू यूज एसेट अप्लाइंग द कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। ये आपकी इनिशियली कॉस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कॉस्ट। लेकिन साल बाद आप चाहें उस एसेट को रीवैल्यू कर सकते। तो रीवैल्यूएशन मॉडल में रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा या रीवैल्यूएशन लॉस आएगा, वो सारा कुछ वही है जो फेयर वन में पड़ा था। रीवैल्यूएशन मॉडल में IS 16 अप्लाई हो जाएगा उसको। तो लगी? ठीक है नहीं? लेकिन वो क्या कहता है, जनरली कॉस्ट मॉडल इज यूज। लीज के ऊपर कोई रीवैल्यूएशन मॉडल नॉर्मली अप्लाई करते ही नहीं है कि यार ये एसेट पता नहीं साडा है भी है कि नहीं है, 5 साल बाद तो ले जाएंगे, असि एवं रीवैल्यूएशन करते फिरते पे। समझ आएगी नहीं? हाँ अगर तो एसेट आपको ही मिल जाना है, आपको शुरू में पता है कि ऑनरशिप आपको मिल जाएगी, फिर आप कह रहे हैं जहां पे मैं 50 गाड़ियां रीवैल्यू कर रहा हूँ तो ये वाली गाड़ी भी रीवैल्यू कर लेता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली मेरी गाड़ी है। समझ आएगी बात? कॉस्ट मॉडल की सारी दास्तान वही है, डेप्रिसिएशन पॉलिसी।
अब मुझे यहाँ पे याद रखिएगा कंसेप्ट क्या है। अगर फर्ज करें आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 जनवरी 2015 वाले दिन, जो एसेट आपको मिला है उसकी लाइफ है 6 साल। कितने साल है? और जो आपने लीज का कॉन्ट्रैक्ट किया है वो 11 साल का कॉन्ट्रैक्ट। तो बताएं एसेट को कितने सालों में डेप्रिशिएट करें, 11 साल में कि 6 साल में? 6 साल में। क्यों? क्योंकि 6 साल से ज्यादा यूज ही नहीं होना। कॉमन सेंस समझ आ गई? मतलब ऐसा ही होता है ना, समटाइम बंदा परेशान हो रहा होता है कि यार किस्तां ते मोबाइल लिया सी, मोबाइल का बेड़ा गर्क हो गया, किस्तां जो पूरियां कोई नहीं। सुनने में आया कि नहीं आया? तो पॉइंट यही है कि मोबाइल जितने साल चला उतने साल में डेप्रिशिएट करके खत्म कर देंगे। अभी किस्तें चल रही हैं, तो जब भी किस्त पे करेंगे दुख होगा। उस शायद ही मैं किस्त पे कर रहा जी शायद पहले ही खत्म हो गई। समझ आ गई? तो अगर लीज टर्म 11 साल है लेकिन लाइफ 6 साल है, तो एसेट को कितने सालों में डेप्रिशिएट करेंगे बच्चों? 6 साल में। अगला पॉइंट, अगर यूजफुल 11 साल है और लीज का कॉन्ट्रैक्ट 6 सालों में खत्म हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे एक सिनेरियो याद रखना। अगर एसेट आपके पास ही रहना है फिर तो 11 साल फायदा देगा ना, फिर तो 11 साल में डेप्रिशिएट होना चाहिए। लेकिन अगर एसेट आपने वापस कर देना है तो फिर आपने कितने साल यूज किया? उसकी लाइफ तो 11 साल ही थी लेकिन आपको मिली कितनी? 6। तो फिर आप 6 पे ही करेंगे। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑनरशिप ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई। ऑनरशिप ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई, अब ये क्लियर कर लो। इफ द लीज ट्रांसफर ऑनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी बाय द एंड ऑफ लीज टर्म, लीज टर्म के एंड पे आपको ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हो जाएगी। या if it reasonably certain that lessee will exercise the purchase option available in the lease contract, या ओनरशिप की बात तो नहीं वो कर रहा, लेकिन आपको वो ये कह रहा है कि 5 साल बाद इसकी मार्केट वैल्यू देखेंगे कितनी है, उसका 50% तुम पे करके ले जाना। तो अब उन्होंने लेसी के ऊपर छोड़ दिया है कि वो लेगा कि नहीं लेगा। अगर तो लेसी एसेट बाय कर लेगा, उसको शुरू में यकीन है कि मैं कर लूंगा यार बाय, मतलब 5 साल बाद गाड़ी मार्केट में मिल रही 20 या 20 लाख रुपए की मिल रही है, लेकिन उसने आपको ऑप्शन दिया कि यार तू 5 साल सानू सूद खुआया, अपनी भी जन्म पक्की की साड़ी भी की, तो लिहाजा चल गड्डी तो 10 लाख चला जा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो फिर कोई पागल ही होगा कि 20 लाख की गाड़ी 10 लाख में छोड़े। वो कहना था जन्म से तो चले गए, उन दुनिया ने तो मजा ले लिया है कि आखिरत भी गई तो दुनिया भी गई। दुनिया तो एंजॉय कर लो। नहीं समझ आ रही बात? वह थोड़े तो अंग्रेज चंगे ने, दुनिया तो एंजॉय कर रहे हैं, तुसी तो मर गए गरीबा। ठीक है जी। अब ये बात याद रखिए बच्चों, अगर तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, ऑनरशिप शुरू में ही कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में ही उन्होंने कह दी ऑनरशिप आपको मिल जाएगी 5 साल बाद, किस्तें पूरी करो ऑनरशिप ले लेना, तो ये तो तय है पहले दिन से ही ऑनरशिप मिल जाएगी। या वो ये कहे कि यार अभी ऑनरशिप की बात नहीं करते, 5 साल किस्तें पूरी करो, उस वक्त इस एसेट की मार्केट वैल्यू लगवा लेंगे, जितनी मार्केट वैल्यू होगी उसका आधा दे देना। तो लेसिकल को मुकर भी तो सकता है, वो कह सकता है कि नहीं यार मैं अद्धे भी नहीं देने, मैं सूद तो जान चढ़ाना चाहता, मैं वो मौलाना तारज मिले खुतबे सुन लेने थोड़े से, मैं नहीं सूद खाना। ठीक हो गया? तो कह रहा मैं सूद लेना ही नहीं, तू भाਵੇਂ मुफ्त भी दे गड्डी मैं नहीं लेनी। मतलब ठीक है, नहीं इतना सी। इसका मतलब फिर क्या है कि लीज टर्म के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे वो आप उसको एसेट वापस कर रहे हैं, खुद नहीं ले रहे। तो यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है? रीजनेबली सर्टेन, कि किसी का खुतबा ना सुना हो। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आप को अकल ना आ जाए, अगर अकल आ गई तो फिर तो बेड़ा गर्क हो गया ना कॉन्ट्रैक्टर। अगर आपको अकल नहीं आई और आप एंड पे जाके क्या कहते हैं कि यार किन्ने दा 20 लाख है, अद्धे पैसे देने ने 10 लाख रुपए, एलो फड़ो 10 लाख रुपए दिया, एसेट आपने ले लिया। इसका मतलब है उस वक्त भी लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बावजूद एसेट आपके पास ही है, तो फिर उस सूरत में उसकी लाइफ जितनी भी ज्यादा होगी आप उसको भी डेप्रिशिएट करेंगे ना। ठीक हो गया? तो उस सूरत में बच्चों को कहता है कि आपने लीज टर्म को नहीं देखना कितने साल, आपने हमेशा किसको देखना है? क्यों? क्योंकि एसेट आपके पास ही रहना है, तो फिर एसेट की लाइफ पे डिपेंडेंट है सारा कुछ, एसेट की
लाइफ पे डिपेंडेंट, जितने साल एसेट चलेगा उतने साल डेप्रिशिएट करेंगे, चाहे लीज कॉन्ट्रैक्ट पहले खत्म हो जाए। यहाँ तक की बात लगी? दो बातें हैं कि एक बात है? दो बातें। पहली बात कौन सी है? ऑनरशिप ट्रांसफर होगी पहले दिन ही, मतलब पहले दिन ही बात तय हो गई है, ट्रांसफर तो नहीं हुई, बात तय हो गई पहले दिन। और दूसरी बात क्या है? परचेज ऑप्शन है। परचेज ऑप्शन में लेस इनकार करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में इनकार कर सकते हैं, ऑनरशिप के ट्रांसफर में इनकार नहीं हो सकता। इन दोनों सूत्रों में क्या करेंगे? यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि एसेट अल्टीमेटली आपके पास ही रहना है। लेकिन अगर एसेट वापस चला जाना है, लेसी वापस कर देगा एसेट लेसर को, तो फिर उस सूरत में फिर क्या करेंगे? यूजफुल लाइफ और लीज टर्म में से जो शॉर्टर होगा उस पर डेप्रिशिएट करेंगे। लीज टर्म है 6 साल और यूजफुल लाइफ कितनी है? 11 साल। तो 6 साल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वो ऐसे उठा के चला गया, तो हमने कितने साल यूज किया? बाकी 5 साल वो यूज करेगा, बाकी 5 साल वो यूज करेगा। या हो सकता है वो आगे किसी और को लीज पे दे दे, 5 साल वो चला दे। ऐसा भी तो हो सकता है ना, उसने किसी और को लीज पे दे दी। जैसे शादी वाली गाड़ियां होती है, कल दुनिया थोड़ी शादी थोड़ी होनी है, उस बंदे का कारोबार है, सुबह गाड़ी जाती है, शादी तो पुगता पुगते रात 12 बजे वापस, फिर अगले दिन सुबह, फिर रात को। तो पॉइंट क्या है कि आपके साथ अगर उसका लीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, रेंट पे आपने गाड़ी ली है, तो क्या आपने पूरी जिंदगी रखनी है? नहीं, आपने वापस कर दी, अगले दिन उसने किसी और को दे दी। नहीं समझ लगी? कि 5 साल बाद आपको गाड़ी जाती जाती नजर आ रही है और आप दिखा रहे हैं, ए गड्डी सी, ए मनोज वक्का सी जित मैं चढ़िया, काश मैं पैदल चला जाता, गड्डी देना चढ़ता है। जी। जैसे आप बताएं कि अगर वो इंसान गाड़ी रेंट पे देता है और वापस आती है और गाड़ी मतलब उसके पास कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया उनसे मतलब उसने नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लिखने का जरूरी हरकत मतलब ये नहीं है कि आप स्टाम्प पेपर पे साइन करें। आप जब दुकान से जाके कोई चीज बाय करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट तो वहां पे भी हो रहा होता है, लेकिन वो वर्बल है या ओरल है? क्या वो रेपुटेशन तो नहीं, टाइम ही नहीं गुजरा ना, वो तो एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। नहीं, वो हम देखें उसकी, हम तो अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन की बात ही नहीं कर रहे, वो बाद में बात करेंगे कि अगर शॉर्ट टर्म लीज हो तो फिर क्या कर। अभी शॉर्ट टर्म लीज का टॉपिक आना है, ठीक है। हाँ, और यहाँ तक की बात समझ लगी सबको कि दो सूरतों में यूजफुल लाइफ देखेंगे, लीज टर्म को नहीं देखेंगे। वो दो सूरतें कौन सी हैं? डिसाइड हो जाए कि आप है कि अगर तो ऑनरशिप ट्रांसफर होने की बात होगी कॉन्ट्रैक्ट में, या परचेज ऑप्शन दे दी गई है, उसमें यूजफुल लाइफ देखेंगे लीज टर्म को। लेकिन अगर एसेट अल्टीमेटली वापस चला जाना है, ना ऑनरशिप ट्रांसफर होने की बात हुई है, ना परचेज ऑप्शन दी गई है, तो फिर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म, जो उसमें से शॉर्टर हुआ। प्रेजेंटेशन। अब आपने अकाउंटिंग तो पढ़ ली है, टेबल भी बना लिया, एंट्री भी पढ़ ली, एक्सट्रैक्ट भी बना लिए, ऐसी है। अब आपने सवाल में अगर डिस्क्लोजर मांग लिया, आई कि आपके डिस्क्लोजर बनाओ, तो प्रेजेंट क्या क्या करना है? A lessee shall present in the statement of financial position right to use assets separately from other assets in non-current assets। वो कहता है नॉन करंट एसेट में याद रखिएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अलहदा आएगा और राइट टू यूज अलहदा आएगा, इनको इकट्ठा नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि इन पे अप्लाई क्या होना है? IS 16, और इस पे अप्लाई क्या हो रहा है? IFRS 16। तो दोनों मर्ज नहीं कर सकते। हो सकता है बच्चों इसके अंदर भी गाड़ी हो और ये भी गाड़ी थी, तो वो गाड़ियां इकट्ठी नहीं हो सकती। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर भी गाड़ी है, नीचे भी गाड़ी है, दोनों गाड़ियां सेम है, होंडा की है, सेम मॉडल है, सेम मेक है, सेम ईयर है, सारा कुछ सेम। बस एक गाड़ी आपने बाई की थी और एक गाड़ी आपने किस्तों पे ली थी। तो फिर जो बाई की थी वो 16 में जाएगी, और जो किस्तों पे ली है वो IFRS 16 है। तो कहते हैं इनको इकट्ठा करके नहीं लिखना कि आप कहें यार दोनों सेम थे आने। क्यों इकट्ठा करके लिखना? क्योंकि दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्क है।
अच्छा, हो सकता है आप ऊपर वाली गाड़ी को रीवैल्यू कर रहे हो लेकिन नीचे वाली गाड़ी को रीवैल्यू ना कर रहे हैं, इसकी इजाजत है। हालांकि हमने तो यही पढ़ा है कि तमाम, अगर एक गाड़ी को रीवैल्यू करो तो सबको करोगे, बिल्कुल सबको करो, लेकिन वो जो लीज पे लिया वो कैटेगरी ही डिफरेंट है। नहीं समझ आ रही बात, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड ही डिफरेंट है। ठीक है भाई। अगला पॉइंट, लीज लाइबिलिटी सेपरेटली फ्रॉम अदर लाइबिलिटी बाय सेग्रीगेटिंग द अमाउंट इनटू करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, अब अगर बच्चों बैंक लोन लिया हुआ है, बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक याद आ रहा है कुछ कुछ, और लीज लाइबिलिटी भी ली है, तो बच्चों बैंक लोन और लीज लाइबिलिटी अलग अलग है। हालांकि जाहिर तौर पर लगते तो दोनों लोन ही है, क्योंकि दोनों में बैंक इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है बैंक लोन अलग है और लीज लाइबिलिटी अलग है। ठीक है जी। और वो कहता है इस लीज लाइबिलिटी के भी दो टोटे करेंगे, करंट और नॉन करंट पोर्शन। ये दो बातें समझ आ गई। ये बातें तो हमने बैलेंस शीट में बता देनी है। अगला पॉइंट, प्रॉफिट लॉस में क्या बताना है जी? प्रेजेंट इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज लाइबिलिटी एंड डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर टू दी राइट टू यूज एसेट। ये हम पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके? इंटरेस्ट एक्सपेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल चार्ज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके जी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में क्या बताना है? ये हमने नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? हम कैश फ्लो बना चुके हैं। कहाँ बना चुके हैं? एफआर वन में। तो यहाँ पे कैश फ्लो का सवाल आना नहीं है। अगर कैश फ्लो का सवाल होता और लीज पढ़ रहे होते तो फिर क्या होता? कहता है पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी फ्रॉम लीज लेंडर इज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। तो जो लीज लाइबिलिटी में से जो प्रिंसिपल पोर्शन वापस किया है ना, वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख रहे होते। और इंटरेस्ट पोर्शन कहाँ लिख रहे होते? उसको हम ऑपरेटिंग में लिख रहे होते, या उसको भी हम फाइनेंसिंग में लिख रहे होते। उसकी इजाजत दोनों जगह पे है। याद करो, इंटरेस्ट पेड ऑपरेटिंग में आता होता था, लेकिन ये भी पढ़ा था कि उसको फाइनेंसिंग में लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट पे किया ना, लोन फाइनेंसिंग में आ रहा है। तो कहता है वही लीज लाइबिलिटी को अगर आपने इंटरेस्ट पे किया तो उसकी जगह दोनों है, ऑपरेटिंग में लिख लो या फाइनेंसिंग में लिख लो। लेकिन अगर जो लोन वापस किया है वो हमेशा फाइनेंसिंग में ही आएगा, वो ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। तो लगी बात। अगला पॉइंट, डिस्क्लोज क्या क्या करना है। कहता है ये आपने एक स्केड्यूल बनाना है IAS 16 वाला, जैसे कि आपने FR 1 में बनाया था। क्या? कॉस्ट, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल, रीवैल्यूएशन, लॉस, सरप्लस, क्लोजिंग बैलेंस, accumulated depreciation, opening balance, depreciation for the year, disposal, elimination, closing balance। याद आ रहा है कुछ कुछ? या फेयर वन में जो आपने स्केड्यूल बनाया था वो सारा स्केड्यूल यहाँ पे बनाना है। अगला पॉइंट, if the lessee measure the right to use asset at revalued amount as per IAS 16, the lessee shall disclose the revaluation related disclosure for that right to use asset as discussed in IAS 16। कौन कौन से? लास्ट रिवैल्यूएशन कब हुई थी? रिवैल्यूएशन किसने की थी? क्या वो इंडिपेंडेंट था कि नहीं था? और अगर एसेट रीवैल्यू ना होता तो इसकी कैरिंग वैल्यू क्या होती कॉस्ट मॉडल के मुताबिक? याद आ रहा कुछ कुछ? फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग, डिस्पोजल, क्लोजिंग बैलेंस। ये बातें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी बच्चों? तीसरा पॉइंट, lessee shall disclose a maturity analysis of lease liability for remaining contractual future lease payments without discounting of each of the first 5 years plus a total amount for the remaining years। वो कहता है कि आपने बताना है लीज पेमेंट की वैल्यू बतानी है कि इस साल कितनी पे करनी है। इस साल से मुराद है जो आने वाला है, जो गुजर गया उसकी तो पे कर चुके हैं ना, जो आने वाला साल है उसकी पेमेंट बताओ। क्यों? ताकि शेयर होल्डर को पता हो अगले साल आया खर्चे पैने ने, जो खर्चे पे कर दिए वो तो कर दिए। फ्यूचर वाले सालों में कितने कितने पैसे देने हैं सूद समेत लिखने हैं, प्रेजेंट वैल्यू नहीं लिखनी, टोटल पैसे लिखने। और समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहते हैं अगर तो 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट है तो हर साल का आ जाएगा, अगले साल कितने देने हैं, उससे अगले उससे अगले उससे अगले उससे अगले, मतलब 5 लाने आएगी बात खत्म। लेकिन अगर 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो कहता फिर अगले 5 सालों का तो बताओ अलग अलग, छठे से लेके 10वें तक का इकट्ठा एक ही लाइन में डाल दो। नहीं समझ आई बात? ठीक है जी। फिर उसके बाद ए नैरेटिव डिस्क्लोजर अबाउट लीजिंग एक्टिविटी ऑफ लेसी। नैरेटिव डिस्क्लोजर में पूछो 5 चीजें आनी। कितनी चीजें आनी है? 5 चीजें। नंबर वन, नेचर ऑफ लेसीज लीजिंग एक्टिविटीज। लेसी साहब ने किया क्या?
इंफॉर्मेशन अबाउट परचेज ऑप्शन और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, क्या इस बंदे को लीज कॉन्ट्रैक्ट में परचेज ऑप्शन मिली कि नहीं मिली, बताओ। क्योंकि अगर परचेज ऑप्शन मिली है तो फिर तो बताओ कि भाई परचेज कर लेगा ये एसेट। दूसरा, अगर परचेज नहीं करेगा तो फिर वापस करेगा, तो वापस करेगा तो फिर देखना पड़ेगा कि उस वक्त रेजिडुअल वैल्यू कितनी होती है। यही है ना, जब एसेट आप इस्तेमाल करते हो तो 5 साल बाद बेच देते हो, तो बेचते हो तो कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, रेजिडुअल वैल्यू। अगर तो आपने इस्तेमाल करना है तो फिर तो बेचने की नौबत नहीं आनी, लेकिन 5 साल बाद वापस कर दोगे फिर रेजिडुअल वैल्यू। समझ आ गई बात, क्वेश्चन में डेफिनेटली दी होगी। इंटरेस्ट रेट बताना है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है, और अगर कोई लेसन रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो वो भी बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक वाले जब आपको गाड़ी देते हैं तो वो कहेंगे भाईजान ऐ ना हो कि तुम गड्डी यूके ला जाना, ये गाड़ी आपको दी गई है तो आपने कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, पाकिस्तान में। या कुछ ऐसे बैंक भी होते हैं वो कहते हैं कच्चे दे लाके ना ला जाना, सिर्फ पंजाब से चलेगी। तो कोई रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगा दी है तो वो रिस्ट्रिक्शन भी बताएंगे। नहीं बात समझ आ रही, कितनी चीजें लिखनी है बच्चों आपने, कौन कौन सी, नेचर ऑफ लीजिंग एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन अबाउट परचेज ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और रिस्ट्रिक्शन। ऊपर कौन कौन सी बातें लिखनी है बच्चों, स्केड्यूल IS 16 वाला, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो 3 बातें और बतानी कि किसने रिवैल्यूएशन की, इंडिपेंडेंट था कि नहीं था, किस तारीख को की, ठीक हो गया। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो उसकी कैरिंग वैल्यू क्या होती, याद आ रहा है कुछ कुछ, और रिवैल्यूएशन की मूवमेंट। अच्छा जी, मेच्योरिटी, तीसरा पॉइंट आ गया जी, मेच्योरिटी एनालिसिस, कि हर साल जितने पैसे देने हैं अलग अलग लिखो, ठीक हो गया। और फिर अगला पॉइंट, 5 बातें बतानी, कितनी बातें बतानी है, 5 बातें, कौन कौन सी, नेचर ऑफ एक्टिविटीज, नंबर 2 परचेज ऑप्शन है या नहीं है, तीसरा इंटरेस्ट रेट, चौथा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, पांचवा ये बातें अच्छी तरह से रटा लग गई है। बस यही बताना है कि ड्यूरिंग द ईयर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फलां कंपनी के साथ और नई एसेट लिया, बस। ये नहीं बताना कि वो लस्सी रहता कहाँ पे है, करता क्या है, सुबह लस्सी पीता है कि नहीं पीता, ये नहीं बताना, ठीक है। नहीं, आज के लिए इतने काफी है, ये पॉइंट समझ आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने आज, चलो जी आज के लिए इतने काफी है, कल इंशाल्लाह हम 2-3 सवाल करते हैं।